वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 11th एंड 12th का पूरा केमिस्ट्री का सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम लोग कर रहे हैं प्रतिष्ठा बैच का जो सिलेबस है 12th का, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। एंड हम लोग सेकेंड चैप्टर पे आ चुके हैं, सॉल्यूशंस चैप्टर पे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 सॉल्यूशंस में भी हम ऑलरेडी 3 क्लासेस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारी 4th क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ के बारे में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद में इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे, इससे क्या जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या है इसकी, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एंड इससे हम क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमें नॉलेज मिलेगी। देन हम चलेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, हमारी ये चल रही है प्रतिष्ठा बैच की क्लासेस, प्रतिष्ठा बैच एंड योर चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th। एंड आपकी इस चैप्टर में, सेकेंड चैप्टर में कौन सा पार्ट चल रहा है? हमारा पार्ट नंबर 4 चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं क्लास 12th की, जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, एंड जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उनके स्कूल में ऑर्गेनिक चल रही है या पी ब्लॉक की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो बच्चे क्लास 12th नाम से प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर के देखिए। मैंने पी ब्लॉक अपलोड करा हुआ है और मैंने ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की ट्रिक्स भी अपलोड करी हुई हैं। एंड जो स्टूडेंट्स अभी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो प्रतिष्ठा बैच नाम से प्लेलिस्ट है, उसको देख सकते हैं। एंड अगर आपको कोई और वीडियो फाइंड आउट करनी है तो आपको नहीं मिल रही है तो आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करके मेरे से टेलीग्राम आईडी पर पूछ सकते हैं, जिसका जो आईडी है मेरा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। तो जो ये हेनरीज लॉ क्या कहता है, इससे पहले वाली हमने क्लास में स्टडी किया था कि गैसेस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं तो डिसॉल्व होने के टाइम पे वहां पे कौन से फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, एंड प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन द लिक्विड, इन द सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये हमने स्टडी किया था। अब यहाँ पे हेनरीज लॉ उसी चीज को क्या बता रहा है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ बच्चों ये बात हो रही है कि मास ऑफ गैस, जिस मास को हम डिसॉल्व करना चाह रहे हैं लिक्विड के अंदर, गैस के मास को, तो मास ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ ऑन द सॉल्वेंट पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, वहां पे गैस प्रेजेंट है, उस पे कितना प्रेशर लगाया जा रहा है कि वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए और जो गैस है वो सॉल्युबल हो जाए हमारे सॉल्वेंट के अंदर। तो ये एक्सप्रेशन दिया गया था कि मास ऑफ द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ओवर द सॉल्वेंट प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द गैस। ये बात लिखनी जरूरी है लास्ट में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम मान के चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद में इसका एक्सप्रेशन जो होगा एक्चुअल वो लिखेंगे। तो बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया द मास ऑफ गैस, एंड क्या चीज है? द मास ऑफ गैस, एंड मास है तो इसकी यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी, डेफिनेट सी बात है, इन ग्राम। ठीक है, द मास ऑफ गैस इन ग्राम dissolved in liquid solvent की बात कर रहे हैं हम लोग, is proportional to, is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं बिकॉज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसा भी आप देख रहे हो यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस and solvent when present in equilibrium, when present in equilibrium। तो बच्चों, ये बात जो है यहाँ पे थोड़ी ध्यान रखने वाली है कि इक्विलिब्रियम की बात हो रही है तो उसको हमने ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या बताऊं आपको, इंपॉर्टेंट बात यह है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्रेशर ऑफ द गैस एंड सॉल्वेंट, जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इसको थोड़ा और क्लियर लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम अगर हम हटाएंगे प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ पे लगा देंगे एक कांस्टेंट के डैश, एंड जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस की प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि प्रेशर हो गया। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करूं, लाइक मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा कंसंट्रेशन टर्म इसको मान के चलेंगे। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन टर्म जो है हम यहाँ पे लेते हैं मोल फ्रैक्शन, कि कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हुआ है लिक्विड के अंदर। तो मैं इसको कंसंट्रेशन टर्म जो है मोल फ्रैक्शन की टर्म में लिख रही हूँ। कोई भी गैस है, मान लीजिए ए गैस है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, एक गैस हमने अज्यूम कर ली है, उसके लिए हमने एक्स ए लिख लिया है, इज इक्वल टू के डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, जिस गैस की बात हो रही है उसका पार्शियल प्रेशर हमने यहाँ पे ले लिया। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा सा शफल करते हैं। पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये के इस तरफ जाएगा तो 1/k डैश हो जाएगा डॉट एक्स ए, इस तरह से हो गया ये। एंड जो ये टर्म है स्टूडेंट्स, इसको हम लिखेंगे के एच। अब ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए इज इक्वल टू के एच एक्स ए। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है, दिस एक्सप्रेशन को हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। एंड यहाँ पे जो के एच है बच्चों, उसको हम लोग लिख लेते हैं हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हेनरीज कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द गैस पे। जिस गैस की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम सॉलिबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसका कितना मास डिसॉल्व हो रहा है, ये सारी चीजें उसके बिहेवियर पे डिपेंड करेंगी। तो के एच जो है हेनरीज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो के एच डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। ओके, तो स्टूडेंट्स इसके अलावा और भी क्या इंफॉर्मेशन हेनरीज कांस्टेंट हमें देता है उसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं कि हेनरीज कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। हेनरीज कांस्टेंट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट जो है वो क्या हमें इंप्लाई करता है, क्या समझाता है, उसके बारे में बात करते हैं। बट पहले यहाँ पे एक एक्सप्रेशन देख लीजिए आप लोग, जो हमने अभी लिखा है कि पी ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए, उसकी बात हो रही है। यहाँ पे के एच क्या है, के एच हेनरीज कांस्टेंट है, और एक्स ए क्या है, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। बट अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, जैसे ये एक्सप्रेशन आपने देखा, तो यहाँ पे क्या चीजें जो है वो अगर मैं के एच हेनरीज कांस्टेंट की बात करती हूँ, तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये आपस में कैसे हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब कि के एच को मैं अगर यहीं छोड़ देती हूँ और एक्स ए को मैं यहाँ नीचे लेकर के जाती हूँ, तो हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन जो है वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे। उसके बारे में भी हमें यहाँ पे पॉइंट लिखना है। तो बच्चों पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट वही है जो मैं आपको यहाँ लिखवा चुकी हूँ कि हेनरीज कांस्टेंट या के एच इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। मतलब क्या है कि फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस का मतलब है कि ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ गैस पे। इसके रिगार्डिंग आपको आपकी जो भी रेफरेंस बुक है उसमें टेबल भी मिल जाएगा कि डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट वैल्यूज पे, डिफरेंट टेम्परेचर वैल्यूज पे क्या वैल्यू आती है के एच की। तो के एच जो है बच्चों वो फंक्शन मतलब डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट एक और बात यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा और ये सारी चीजें लिखी, ये सारी स्टडी अगर हम करते हैं तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे की जाती है। बिकॉज टेम्परेचर चेंज करने से आपको पता है सॉलिबिलिटी चेंज होती है, राइट। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी कम हो जाती है, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। एंड मैं यहाँ पे एक वही लाइन ऐड कर देती हूँ, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम इसको लिखने से ये चीज समझ में आ जाती है कि यहाँ पे हम टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट लेकर के चल रहे हैं, एंड ये सारे एक्सप्रेशन भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर लिए गए हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपको पहला जो स्टेटमेंट है वो समझ में आ गया
कि KH मतलब हेनरीज कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारा बच्चों, कि जो हेनरीज कांस्टेंट है और जो आपका मोल फ्रैक्शन है, मतलब कितना मास ऑफ गैस डिसॉल्व हो रहा है, मतलब सॉल्युबिलिटी गैस की कितनी है, वो इनवर्स प्रोपोर्शन है। मतलब क्या होगा इस बात का, जितना KH की वैल्यू इंक्रीज होगी उतनी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, लिख लेते हैं, हेनरीज कांस्टेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ A आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। KH एंड XA आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, इफ KH वैल्यू इंक्रीजेस, KH वैल्यू बढ़ जाएगी तो क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन या फिर कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस, solubility of gas decreases। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आ गया कि KH और XA जो है आपस में क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन। मतलब कि अगर KH की वैल्यू इंक्रीज होती है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू गैसेस की सॉल्वेंट के अंदर डिक्रीज होगी, डेफिनेट सी बात है। क्लियर। थर्ड पॉइंट, अब इसी चीज को हम टेम्परेचर से रिलेट करते हैं। तो आपको पता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी जो है वो हाई टेम्परेचर पे कम हो जाती है गैसेस की। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जितना भी टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं गैसेस उतनी ही कम डिसॉल्व होती हैं, और या फिर डिसॉल्व अगर गैस है किसी लिक्विड में तो वो इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, वो सॉल्यूशन में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब क्या है इस बात का, यही कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है ना। तो जब मैं KH की बात करती हूँ, KH अब यहाँ पे देख लो, KH अगर हाई होता है तो मोल फ्रैक्शन कम होता है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती है, सॉल्युबिलिटी भी कम होती है, एंड XA जो है वो भी वैल्यू मोल फ्रैक्शन का कम होता है अगर KH इंक्रीज करते हैं। तो बच्चों KH इंक्रीज करने का एक और मतलब भी तो है, KH इंक्रीज करना मतलब सॉल्युबिलिटी कम करना। मतलब कि अगर टेम्परेचर अगर राइज कर देते हो आप, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तब भी तो मोल फ्रैक्शन कम होता है, तब भी तो मोल फ्रैक्शन कम होता है, तब भी तो सॉल्युबिलिटी कम होती है। क्लियर है ना ये बात। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि हाई टेम्परेचर पर भी KH की जो वैल्यू है वो राइज करती है, मतलब सॉल्युबिलिटी कम होती है। सॉरी, एट हाई टेम्परेचर वैल्यू solubility decreases, solubility of gas decreases। ठीक है बच्चों, मतलब XA की वैल्यू डिक्रीज करेगी, solubility of the gas decreases हाई टेम्परेचर पे, hence value of Henry's constant increases। इसकी वैल्यू तो इंक्रीज ही होनी है। बच्चों मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स लिखवाए हैं हेनरीज कांस्टेंट की फाइंडिंग्स की, मैंने 3 पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी फैक्टर को भी किसी से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यही उठता है कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगा, कम होगा, गैसेस कम सॉल्युबल होंगी। तो ऑक्सीजन गर्म पानी में कम डिसॉल्व होगी, राइट। ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी तो गर्म पानी में क्या फिशेस ज्यादा अच्छे सर्वाइव कर पाएंगी, ज्यादा कंफर्टेबल होंगी? नो, नहीं होंगी, है ना। तो आपको इस चीज का भी यही आंसर आप रिलेट करके लिख सकते हो। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक्वाटिक स्पीशीज जो होती हैं वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू हॉट वाटर। तो इज इट क्लियर? यहां तक सब कुछ क्लियर है? बहुत मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स जो है वो लिखवा दिए हैं। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि हेनरीज कांस्टेंट या फिर ये जो हम पढ़ रहे हैं हेनरीज लॉ, इसका बेनिफिट क्या है, कहाँ ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग हम डाल देते हैं हेनरीज लॉ एप्लीकेशंस। हमारे डेली यूज में हम काफी सारी चीजों को काफी जगह पे हेनरीज लॉ का यूज करते हैं, बट हमें एक्चुअल में पता नहीं होता है कि ये किससे
रिलेटेड है, ठीक है। तो हमारा हेनरीज लॉ का नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। तो बच्चों पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? पहला पॉइंट यही है कि जो भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब वो किस तरह से बनाई जाती हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में इसका क्या बेनिफिट है, समझने के लिए इस प्रोसेस को हम देखते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या जिसको हम कहते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, वहां पे क्या यूज है इसका? बच्चों देखो, कोल्ड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसको बोला ही जा रहा है कार्बोनेटेड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर पहले से ही डिसॉल्व है। वो कैसे डिसॉल्व की जाती है? एक्चुअली वहां सॉल्वेंट के अबव, सॉल्वेंट के ऊपर उस गैस को प्लेस करके हाईली प्रेशराइज करके उसको मिक्स किया जाता है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि अगर एक सिलेंडर है जिसमें ऑलरेडी सॉल्वेंट है एंड उसके ऊपर गैस पार्टिकल्स हैं, तो अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वही गैस पार्टिकल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं, उनके पास ज्यादा स्पेस नहीं बचता है एंड वो ज्यादा सॉल्वेंट के सरफेस से कोलाइड करते हैं। जब वो ज्यादा सरफेस से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? वो ज्यादा कांटेक्ट में आएंगे लिक्विड के और ज्यादा डिसॉल्व भी होंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड को इसी तरह से डिसॉल्व किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। और अगर हम लोग उसको परचेज करके लाते हैं मार्केट से एंड उसको अगर ओपन करते हैं, हम अगर कोल्ड ड्रिंक को ओपन करते हैं तो क्या होगा? जैसे इसको ओपन करते हैं वैसे ही उसमें से बबल्स निकलना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें से गैस इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब हमने उसका ढक्कन ओपन किया है, उसके बॉटल को, तो उसमें प्रेशर जो है उसकी वैल्यू कम हो गई। जितने प्रेशर से उसको बंद किया था उतने प्रेशर उसमें अब नहीं रहा, इसकी वजह से वो गैसेस जो है वो बाहर इवॉल्व हो चुकी हैं और सेपरेट हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वही लिख लेते हैं कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर पैक्ड अंडर हाई प्रेशर। अब होगा क्या? व्हेन वी ओपन इट, हम ओपन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? व्हेन वी ओपन इट प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना? प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीजेस एंड गैस रिलीजेस as it become undissolved, वो अनडिजॉल्व हो जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा? वो वहां से रिलीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। एंड एक चीज आपने ये भी ऑब्जर्व करी होगी कि कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं अगर बहुत टाइम तक ऐसे ही रखी हुई हैं, अनयूज्ड हैं, आप काफी दिन के बाद उसको यूज कर रहे हो, मतलब पहले आपने उसका ढक्कन ओपन कर रखा था एंड फिर आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपको उसमें टेस्ट में थोड़ी कमी लगेगी। क्यों लगेगी? बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर प्रेजेंट थी, जो CO2 की हम बात कर रहे हैं, जो गैस उसमें प्रेजेंट थी, वो गैस धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो गई होगी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट सेकंड एप्लीकेशन है हमारी खुद की बॉडी में, जब हमारे सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ऑक्सीजन वहां तक कैसे पहुंचती है? जब हम ब्रीथ करते हैं, हम एयर को अंदर ब्रीथ करेंगे, ब्रीदिंग के टाइम पे ऑक्सीजन एंटर करती है, हमारी लंग्स के अंदर जाती है। लंग्स की बच्चों, लंग्स की जो एंड पॉइंट है, जो लंग्स का मेन पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन ब्लड के अंदर मिक्स होती है, वो होता है एल्वियोलाइज। उसके पास में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्किंग ऑफ लंग्स। तो होता क्या है, जब हमारे लंग्स में, इस तरह से मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, हमारे लंग्स में सबसे एंड में क्या होते हैं? छोटी छोटी से ब्रांचेस हैं यहाँ पे, उन ब्रांचेस के लास्ट में छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं। ठीक है, अभी जो एल्वियोलाइज है इनके आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब एल्वियोलाई है और उसके पास में ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा बच्चों? ब्लड होगा। ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HB भी लिख देते हैं कई बार। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है जब वो कम होता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अंदर एंटर कर जाती है और बना लेती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन मतलब HB प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी HB लिख लेती हूँ मैं इसको। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब ये पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे जाता है तो जब टिश्यूज के पास पहुंचता है तो टिश्यूज में भी ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन निकल करके टिश्यूज के अंदर एंटर हो जाती है और उसके बाद में उसको सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है। तो जब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, सेल्स के पास पहुंच जाएगी, तो वो फूड को बर्न करेंगे, फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो वहां पे ये इस तरह से प्रेशर की वजह से ही काम करता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब वो पहुंचता है टिश्यूज के पास, तो टिश्यूज के पास क्या रहता है बच्चों, उसका जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वहां पे कम रहता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। जब कम रहेगा तो ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज के अंदर एंटर कर जाती है, ऑक्सीजन एंटर कर जाएगी और उसके बाद में उसको सेल्स तक भेज दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो टिश्यूज के अंदर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो कम रहती है। तो लंग्स के अंदर कैसे आएगी, हम लोग ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद लंग्स में एल्विलाई के बाद ब्लड वेसल्स में जब जाएगी वो तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जो ऑक्सीजन के साथ में हीमोग्लोबिन बनाएगा। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है वहां से टिश्यूज में ट्रांसफर कर दिया जाएगा उसको, एंड फिर उसको सेल्स तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये होता है एक इसका फंक्शन। अब चलते हैं हम थर्ड फंक्शन में। तो स्टूडेंट थर्ड है कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, क्लाइंबर्स क्या करते हैं कि ट्रैकिंग करते हैं और माउंटेन्स पे जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, उस टाइम पे उनको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है। तो वो क्या चीज है और वो क्यों होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। क्लाइंबर्स ऑन हाई एल्टीट्यूड। अब बच्चों वहां पे होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है, एक टर्म है यहाँ पे कि वहां पे भी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो लेस होता है। ऑक्सीजन इज लेस, तो लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फील होता है, लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब वहां पे कम फील होता है तो उस कंडीशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होगा। कोई भी इंसान अगर ट्रैकिंग कर रहा है, चढ़ रहा है पहाड़ पे, अगर इसी तरह की एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है रिलेटेड टू दैट, तो वहां पे उनको ऑक्सीजन की कमी फील होती है, जिसकी वजह से उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होना या फिर घबराहट होना या बीपी का जो फ्लक्चुएशन है वो महसूस हो सकता है, या फिर द कंडीशन ऑफ कंफ्यूजन, मतलब ऐसा फील होता है कि वो ढंग से डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं एंड वीकनेस उनको फील होता है। ऑब्वियसली जब बॉडी में खाने की अमाउंट है बट जो ग्लूकोज है उससे एनर्जी ही नहीं प्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन ही नहीं है उसके लिए, तो वीकनेस तो आ ही जाएगी। तो ग्लूकोज होना जरूरी नहीं है, ग्लूकोज का वहां पे ऑक्सीडेशन होना जरूरी होता है, ठीक है। तो वो तो हो नहीं पाता है तो बॉडी को वीकनेस फील होती है। तो क्या फील होता है वहां पे, एक डिजीज है एनोक्सिया। एनोक्सिया, ठीक है। ये डिजीज में क्या सिम्टम्स है बच्चों इसके, वीकनेस फील होना, कंफ्यूजन फील होना। कंफ्यूजन मतलब थिंकिंग प्रॉपरली नहीं कर पाना, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाना। अब आप सोचो कि मैम ये कैसी कंडीशन है, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देती हूँ। एक मूवी है 47 मीटर्स डाउन, इंग्लिश मूवी है, उसमें शार्क्स के ऊपर है वो मूवी। तो अगर आप वो मूवी देखेंगे तो उसमें कंफ्यूजन स्टेट जो है, एंड में पूरी मूवी का जो क्लाइमेक्स होता है ना, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंफ्यूजन इस पॉइंट को एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आप देखना जरूर, मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ 47 मीटर्स डाउन, ये एक मूवी है। तो ये बहुत अच्छी मूवी है, मेरे को इसका कंसेप्ट अच्छा लगा कि उसमें स्पेशली एनोक्सिया में जो ये प्रॉपर पॉइंट है कंफ्यूजन, ये मेरे को पहले मुझे कंफ्यूजन होता था कि भाई ये क्यों लिखा हुआ है, कैसी कंडीशन है ये मतलब किस तरह का सिम्टम होता होगा कि ये सिम्टम क्यों आता है उस पर्टिकुलर टाइम पे।
तो हाई एल्टीट्यूड हो या फिर जो क्लाइंबर्स डीप सी डाइविंग में जाते हैं उनको ये चीजें समझ में आती हैं, तो वो चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। इसको आप देख सकते हो इस चीज को समझने के लिए। तो जो और क्या है, वीकनेस, कंफ्यूजन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। चलिए, तो यहां तक हो गया है हमारा एनोक्सिया के बारे में स्टडी कर लिया है हमने। हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा फील होता है, ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। लेट्स मूव ऑन टू फोर्थ एप्लीकेशन। इन द डीप सी डाइविंग, तो स्टूडेंट जब भी जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं या जो डीप सी डाइविंग करते हैं, ये भी एक तरह का वाटर स्पोर्ट्स है। जो लोग पानी के अंदर जाते हैं, काफी ज्यादा अंदर चले जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसर्च और लाइक दैट, गेम्स के लिए भी ऐसा होता है, एडवेंचरस एक्टिविटी है ये। तो लोग ऐसा करते हैं, बहुत ज्यादा डीप सी में जाते हैं, उसके बाद में वहां पे वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर कंप्रेस्ड गैसेस होती हैं, कंप्रेस्ड नाइट्रोजन, कंप्रेस्ड ऑक्सीजन होती है। तो वहां पे ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का जो कॉम्पोजिशन है, जो अमाउंट है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। बच्चों जब डीप सी में गए वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, हाई प्रेशर। एक तो हम ग्राउंड लेवल पे हैं, और जब हम नीचे चले जाएं तो हमारे ऊपर, जैसे हम ग्राउंड लेवल पे हैं तो हमारे ऊपर जो आसमान में गैसेस हैं उनका प्रेशर लग रहा है सिर्फ, और जब हम नीचे जाएंगे पानी के अंदर तो हमारे ऊपर पानी का प्रेशर लगेगा और ऊपर से इस हवा का प्रेशर भी लगेगा। तो जितना हम अभी फील करते हैं लैंड एरिया पे, सी लेवल पे, उससे ज्यादा प्रेशर हमें बिलो वाटर फील होता है। पानी के अंदर गए, बहुत हाई प्रेशर होगा वहां पे। हाई प्रेशर में वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो सिलेंडर में थी वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है, जो हम उसको ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में डिसॉल्व हो गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट जब हम धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट होंगे, मतलब धीरे धीरे जब हमारी जो डेप्थ है वो कम होगी, हम पानी में ऊपर आना, राइज करना स्टार्ट करेंगे, तब क्या होगा बच्चों, उस टाइम पे ऑक्सीजन तो मेटाबोलाइज हो गई, हमारी बॉडी ऑक्सीजन को तो एब्जॉर्ब कर रही है, वो तो एब्जॉर्ब हो गया, यूज हो गया। बट जो नाइट्रोजन का अमाउंट हमारे ब्लड में गया था, जो उस टाइम तो डिसॉल्व हो गया हाई प्रेशर की वजह से, बट जब जब हम ऊपर आने लग गए तो वो अनडिसॉल्व होने लगा, बिकॉज तब तो प्रेशर हट गया, तब तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई। अब जब वो नाइट्रोजन जो ब्लड के अंदर था और जब वो अनडिसॉल्व होगा तो वो बबल्स फॉर्म करेगा। जैसे पानी के अंदर बुलबुले होते हैं ना, वैसे हमारे ब्लड के अंदर, हमारा ब्लड जो वेन्स एंड आर्टरीज में है उसमें बबल्स फॉर्म हो जाएंगे, एंड दैट इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। उस डिजीज का नाम है बेंड्स डिजीज। बेंड्स डिजीज, बेंड्स डिजीज में होता क्या है, इसको डीकम्प्रेशन सिकनेस बोलते हैं। डीकम्प्रेशन सिकनेस होता क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन पहले डिसॉल्व हो गई थी अंडर हाई प्रेशर, जब हम ऊपर आए तो प्रेशर हट गया और वो बॉडी में से अनडिसॉल्व हो गई, तो वो वेन्स और आर्टरीज में बबल की फॉर्म में हो जाती है, जो बहुत ही पेनफुल होती है। आप खुद सोचिए, अगर आपकी नसों में, आपके वेन्स में और आर्टरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है और ब्लड की जगह वहां बबल्स बन जाए या कोई वहां पे सॉलिड या गैसियस मटेरियल आ जाए, तो वो कितना पेनफुल होता है। किसी को अगर कभी चोट वगैरह लगी हो तो आपने फील किया होगा, जो ड्रिप लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, अगर वो 3-4 दिन तक लगा रहे सेम नर्व के अंदर, और जब उसको हटाया जाता है तो कितना पेन होता है। और अगर उसी के अंदर बबल आ जाए इंजेक्शन लगाते हुए, तो आपने नोटिस किया होगा जब डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं तो जैसे ही वो उस मेडिसिन को इंजेक्शन के अंदर फिल करते हैं तो लास्ट में वो थोड़ा सा उसको ऐसे करते हैं, ऐसे 2-3 ड्रॉप्स बाहर निकालते हैं। तो 2-3 ड्रॉप्स बाहर क्यों निकाली जाती है, ताकि अगर उसमें थोड़ी सी गैस, एयर फिल्ड हो तो वो एयर बाहर निकल जाए, और जब वो एयर बाहर निकल जाती है तो 2-3 ड्रॉप मेडिसिन भी बाहर निकल जाती है। उस लेवल पे डॉक्टर्स इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कोई बबल आपकी स्किन के अंदर, आपकी नर्व्स के अंदर ना जाए। तो वो जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है, जो बेंड्स डिजीज है, वो बबल्स होते हैं किसके, नाइट्रोजन के, जो आप ऊपर आने लगते हैं तब फील होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज को बोलते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मिक्स अमाउंट रखा जाता है गैसेस का, क्योंकि जो हम हवा लेते हैं एटमॉस्फेयर में उसके अंदर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस जाती हैं, बट अंदर जाने के बाद हमारे बॉडी में जिसकी रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है और बाकी गैसेस बाहर आ जाती हैं।
उसी तरह से यहाँ पे भी ऑक्सीजन तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, बट उसके अलावा भी सिलेंडर्स के अंदर एक बैलेंस मेंटेन किया जाता है और उसमें अदर गैसेस भी फील्ड की जाती हैं। तो मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा ब्रीफ आउट लिख देती हूँ। होता क्या है, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स are used under deep sea where oxygen is metabolized। आपको पता है ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी में काम आ गई, मेटाबोलाइज्ड, बट नाइट्रोजन dissolved due to high pressure undissolved when person comes above। जब वो ऊपर आने लगता है तो नाइट्रोजन जो डिजोल्व हो चुकी थी वो अनडिजोल्व होने लग जाती है। ठीक है, तो होगा क्या उसके बाद बच्चों, अनडिजोल्व होगी तो बबल्स ऑफ नाइट्रोजन is felt in nerves, veins, arteries, इन सब में फील होगी। और उसके बाद क्या होगा, एंड दे आर हाईली पेनफुल, बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती हैं वो। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया ऐसा क्यों होता है, बहुत हाईली पेनफुल क्यों होंगी। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग हियर। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा बच्चों, सिलेंडर्स के अंदर 3 चीजों का मिक्सचर होता है। बेसिकली किस चीज का मिक्सचर होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सिलेंडर है ऑक्सीजन सिलेंडर्स, उसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम का मिक्सचर होता है। इनकी परसेंटेज मैं आपको बता देती हूँ। नाइट्रोजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 56% के आसपास होती है, हीलियम जो है वो 11% के आसपास होती है, एंड ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली 32%। ठीक है, इतना अप्रोक्सीमेट परसेंटेज होता है इनका। इस पे क्वेश्चन आ जाता है, बेंड्स डिजीज पे भी आ जाता है क्वेश्चन आपका कि ऐसा क्यों होता है, और इस पे इसके ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस क्यों होती है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, इसको प्रिपेयर कर लेना, एक बार समझ लेना अच्छे से। एंड इसके बाद स्टूडेंट्स एप्लीकेशन हमने सारे पढ़ लिए हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा हेनरी लॉ हमने आज डिस्कस कर लिया है। हेनरीज लॉ में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एंड आज की वीडियो यहीं तक। आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट जरूर करें। स्टूडेंट्स आज के लिए दैट्स ऑल, बाय बाय। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love